चलिए अब देखते हैं अगला स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक से प्रॉब्लम किस प्रकार से अपने को मिलता है। स्टाइकियोमेट्रिक हम किसको बोलते हैं? रस समीकरण मिति। यहाँ पर परमाणु को हम शुद्ध अवस्था में लेते हैं और उसका जो सभी घटक जो रहेंगे वो एक सरल अनुपात में रहते हैं, सही अनुपात में रहता है, तो उसको हम स्टाइकियोमेट्रिक समीकरण या कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आप अगर देखे होंगे इसमें ठोस अवस्था का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर रस समीकरण मिति और अरस समीकरण त्रुटि पढ़ते हो, तो वहाँ से अगर देखे होंगे आप, जैसे कि आयरन वगैरह के बारे में देखते हैं, आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रेशियो एक सरल अनुपात में ना होकर पॉइंट में रहता है, जैसे कि 0.85 में आयरन है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अरस समीकरण मिति। जो सही अनुपात में नहीं है उसको हम अरस समीकरण मिति बोलते हैं, और जो सही अनुपात में है, अपने एक सरल अनुपात में रहता है, उसको हम रस समीकरण मिति बोलेंगे। अगर ये इस प्रकार से है तो हम इसको क्या बोलेंगे? रस समीकरण मिति बोलेंगे। अगर इस टाइप से है तो इसको हम अरस समीकरण मिति के नाम से जानते हैं। ये स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं, इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं रेशियो। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक हमने अपने को यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो को पढ़ना है। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम दिया रहता है, कैसे पहचानना है, इसके बारे में देखेंगे। तो मैं ये अरस समीकरण मिति को हटाता हूँ। अब यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है रस समीकरण मिति पर बेस्ड, तो 2-3 टाइप से क्वेश्चन रहता है। इसमें से मैं 2 टाइप को डिस्कस करूंगा, तीनों टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक, अशोक सर अपना माइक बंद करेंगे आप? अशोक सर अपना माइक ऑफ करके रखेंगे, जब बात करना होगा तभी ऑन कीजिएगा। तो स्टाइकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति को हम यहाँ पर डिफरेंट वे से पढ़ने वाले हैं। एक हम यहाँ पर लेंगे द्रव्यमान के आधार पर, वेट ऑब्लिक वेट। एक होगा द्रव्यमान वॉल्यूम के आधार पर, और तीसरा होगा वॉल्यूम के आधार पर। यहाँ पर ये क्या है? ये जो वेट हम देख रहे हैं द्रव्यमान, ये एक रिएक्टेंट का है, एक प्रोडक्ट का है। ये रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का है, एक रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का है। पाइप से जैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर W भी है, वो VW भी हो सकता है। ठीक, तो एक हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट वेट के हिसाब से रहेगा, तो दूसरा वहां पर वॉल्यूम के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। मैं सीधा एक द्रव्यमान संबंध वाले क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला जो W दिया है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा? तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि 16 ग्राम मेथेन है, उसको दहन किया गया, तो जल की मात्रा क्या होगी? एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? 16 ग्राम मेथेन को दहन करने पर H2O की मात्रा क्या होगी? 16 ग्राम मेथेन लिए, उसका कंबस्शन करते हैं, कंबस्शन किए तो अपने को जो H2O की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं रहेगा। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। दहन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, या तो आप सिंपली बोलते हो जलाना मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ को हम जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन जलता है और उसको किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मीडियम मेथेन होगा, ऑक्सीजन जलेगा और प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाते हैं हम, ये हाइड्रोकार्बन है मेथेन, इसको जब हम जलाते हैं तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। ये हमेशा की बात है। कहीं भी आप हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे या जलाओगे तो CO2 और H2O ही प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, अगर बैलेंस नहीं होगा तो, अब बैलेंस होगा तो कोई बातें नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान H2O की कितनी मात्रा प्राप्त होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो आप देखोगे यहाँ पर रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 16 ग्राम मीथेन, इसका 16 ग्राम लिया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देखते हो तो क्या दिखता है, इसका 1 मोल लेते हैं अगर,
तो यहाँ पर H2O का 2 मोल प्राप्त होता है। ठीक, रिलेशन अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट पर ही चल रहा हूँ, लेकिन ये अलग तरीका से इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया 16 ग्राम मेथेन को दहन किया गया, H2O की मात्रा क्या होगी। 1 मोल मेथेन को जब हम जलाए तो 2 मोल H2O प्राप्त होता है। ये रिएक्शन को लिखने से अपने को पता चल रहा है। ठीक, अब अपना जो क्वेश्चन है 16 ग्राम दिया गया है, तो 16 ग्राम को अगर जलाएंगे, 1 मोल को जलाते हैं तो 2 मोल H2O प्राप्त होता है। तो 16 ग्राम मेथेन को जलाने पर कितना मोल या कितना ग्राम H2O प्राप्त होगा, किसी को समझ में आ रहा है? अशोक सर, कितना मिल सकता है? हाँ प्रतीक जी, 32 आएगा, 32 आएगा क्या? 32? थोड़ा सा और कैलकुलेशन कीजिए, हो सकता है आपके कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा हो, आप कहीं की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 दूनी 32 कर दिए क्या आप? क्या किए आप? कि देखिए यहाँ पर 16 ग्राम लेते हैं हम, 16 ग्राम है क्या, 16 ग्राम कितना मोल बना रहा है, सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि अपने को रिएक्शन देखने से यही पता चल रहा है कि 1 मोल को जलाते हैं तो 2 मोल H2O मिलता है। तो 16 ग्राम को जलाएं तो कितना ग्राम H2O मिलेगा। अब ग्राम टू ग्राम चलेंगे, यहाँ पर हम ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ग्राम निकालना है अपने को। तो 1 मोल बराबर कितना ग्राम, CH4 के लिए, CH4 के लिए 1 मोल बराबर कितना ग्राम। तो आप देख सकते हो जो इसका फार्मूला होगा वही इसका 1 मोल बनाएगा। कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन के लिए 1, संख्या है 4, टोटल मिला के हो गया 16 ग्राम। मैं 1 ही मोल लिखा हूँ यहाँ पर, अर्थात 1 मोल को जलाते हैं तो 2 मोल मिलता है और 1 मोल बराबर होता है 16 ग्राम। ठीक, 1 मोल बराबर हो रहा है 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम को आप जलाओगे तो 2 मोल H2O बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो H2O का 1 मोल के बराबर कितना होता है, तो H2O का 1 मोल बराबर 18 ग्राम, दिखाई दे रहा है, कट गया। H2O का 1 मोल बराबर कितना हो रहा है, 16 ग्राम हो रहा है, सॉरी 18 ग्राम हो रहा है। तो 2 मोल बराबर कितना होगा, 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम, 2 मोल। आप यही कर रहे थे प्रतीक जी, यही कर रहे थे आप। यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो 16 ग्राम से अपने को 36 ग्राम अपने को H2O मिलेगा। कैसे किए समझ में आ गया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेट टू वेट चल रहा हूँ, द्रव्यमान से द्रव्यमान में चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम 1 मोल से 2 मोल, मोलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अब इसको हम ग्राम के हिसाब से, वजन के हिसाब से लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 16 ग्राम, 16 ग्राम होता है 1 मोल के बराबर। तो यहाँ पर 2 मोल के बराबर आपको H2O मिल रहा है और 2 मोल का भार क्या होगा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आपको इसको निकालना है। अब ये अगर 1 मोल ना रहे तो आपको अगर बिल्कुल इजी हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन उठा कर देते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी भी मैं द्रव्यमान पर चल रहा हूँ। इसमें लेता हूँ 12.35 ग्राम, इसको ले लेते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को गर्म किए, गर्म करते हैं तो प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर फिर से ग्राम में लिया गया क्वेश्चन को और आपको द्रव्यमान पूछा गया है क्वेश्चन में।
कॉपर ऑक्साइड को आप गर्म करो, सिंपली हीट करते हैं आप, सिंपली हम क्या किए, इसको हीट किए, ताप दिए, तो ये टूट गया, और टूट कर क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। और क्या निकल सकता है, जब भी हम कार्बोनेट वाला यौगिक को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। रिएक्शन बैलेंस ना हो तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, बाकी सब ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ पर बोला गया है 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को आप गर्म किए, फिर कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा, क्या मिलने वाला है। अब मैं फिर से यहाँ पर बोलूंगा, एक मोल इसको हम गर्म करते हैं, 1 मोल कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब 1 मोल बराबर क्या, फिर से वहीं पर क्वेश्चन आएगा आपका, 1 मोल बराबर क्या, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। कॉपर के लिए कितना होता है, वैल्यू 63.5, जनरली 63 भी ले सकते हो आप, कितना ले सकते हैं, 63.5 यह हो गया। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपको 123.5 ग्राम। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मास मिलता है वो कितना मिलता है अपने को, 123.5 ग्राम। 1 मोल से 1 मोल प्राप्त हो रहा है, तो इसका भार कितना होगा, इसका भार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 63.5 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 639.67.5, 79.5। ठीक, आपको 123.5 ग्राम से कितना मिलेगा, 79.5 ग्राम CuO मिलने वाला है, जो कि 1 मोल के बराबर है। 1 मोल बराबर ये, 1 मोल बराबर ये, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, मतलब इतने से आपको इतना मिल रहा है। आपका क्वेश्चन दिया है 12.35 ग्राम, तो यहाँ पर ये कितना प्राप्त होगा, ऐसे देख के ही समझ में आ रहा होगा। कौन बताएगा इसको, स्वाति जी। 7.9 ग्राम, हाँ, 7.95 ग्राम। सबको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 12.35 कर रहा हूँ, 1 डेसिमल मैं इधर बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी बढ़ जाऊंगा, 95 ग्राम आपने को मिलने वाला है। ठीक, अब इसी को आप मोल से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर 1 मोल बराबर हो रहा है ये 123.5, तो सॉरी इसको अच्छा कर लेते हैं, ये बराबर 1 मोल, तो 12.35 बराबर आप करोगे तो 12.35 बटे 123.5, तो ये मिल जाता है आपको 0.1 मोल। तो 0.1 मोल अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो 0.1 मोल भी इधर मिलने वाला है। क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा ही, आपको डिफरेंट वे से पूछा जाता है इसको। देखिए इसको मैं क्या किया हूँ, द्रव्यमान लिया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा कर देता हूँ, एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा एक लेवल और हार्ड किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पर जो द्रव्यमान लिया गया है और बोलेगा कि ये जो यौगिक है ना, ये 100% शुद्ध ना होकर कोई कुछ परसेंटेज बोल देगा, जैसे कि 70% शुद्ध है या 80% शुद्ध है, तो आप उसको कैसे करोगे। तो इसको समझने के लिए मैं फिर से एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन फंसाता ही है, हर एक जगह मिलेगा, ये यही की बात नहीं है। अभी जो पढ़ रहे हैं ना ये मूल कॉन्सेप्ट, ये आपको पूरे केमिस्ट्री में मिलेगा, जितना भी पढ़ेंगे आप, बहुत जगह ये मिलने वाला है। इसीलिए जो भी है सबको समराइज करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ताकि आप जब भी आगे पढ़ोगे ये क्लियर हो। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 200 किलोग्राम 95% शुद्ध चूने के पत्थर को गर्म करने पर, शुद्ध चूने के पत्थर को गर्म किए तो कितना चूना प्राप्त होगा। तो प्राप्त चूने का भार निकालना है, प्राप्त चूने का भार क्या होगा।
देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले दिया गया है आपको चूने के पत्थर दिया गया है और बाद में पूछता है चूना कितना मिलेगा आपको। चूने का शुद्धता दिया हुआ है 95% और उसका द्रव्यमान लिया गया है 200 किलोग्राम। ठीक, अब आप इसका रिएक्शन जब बनाते हैं, हाँ जी स्वाति जी क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं सर। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है? चूना का पत्थर है। चूना का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CO। आप इसको क्या किए? गर्म किए। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कार्बोनेट वाला जो भी यौगिक रहता है आप उसको गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? सर। अब इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए 200 किलोग्राम लिया गया है, लेकिन 200 किलोग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा? चूना का पत्थर कितना है आप ये देखो, तो इसकी शुद्धता कितना है? 95% शुद्धता है। अर्थात जब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ यहाँ पर परसेंट के रूप में दिया है, मतलब 100 में दिया हुआ है। 100 में 95% शुद्ध है, 5% वेस्ट है। तो हम बोल सकते हैं 100 में 95। अब इसको मैं केजी लेता हूँ। 100 केजी में 95 केजी अपने आप क्या है? पदार्थ है जो चूना का पत्थर है। तो 200 में कितना? 200 में कितना हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा, 95 इंटू 2 इज इक्वल टू 190। ये इतना शुद्ध चूना अपने को मिला। ठीक, मतलब जो 200 दिया था वो अब चेंज होकर कितना हो गया? 190 केजी हो गया। अब यहाँ से आपका प्रॉब्लम शुरू होगा। जो 200 दिया था अपने को उसको अब 190 लेकर बनाना है। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देखोगे 1 मोल रिएक्शन बैलेंस है 280, तो यहाँ पर भी 1 मोल। 1 मोल चूने के पत्थर से 1 मोल चूना प्राप्त हो रहा है। ठीक, 1 मोल चूने के पत्थर से कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त हो रहा है। तो आप देखो 190 केजी से कितना मिलेगा? फिर से आप यहीं पर अब जो प्रोसेस हम अपनाए थे वही प्रोसेस अब यहाँ पर फिर से करना है। आगे का क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है। 1 मोल से 1 मोल तो 190 से कितना? 190 केजी से कितना, ये आपको निकालना है। जो अभी कुछ देर पहले निकाले थे सिंपली आपको वैसा ही निकाल कर देखना है। इसके लिए 1 मोल बराबर कितना, तो आप उसको कैलकुलेट कर लो। इसका वैल्यू होता है, कैल्शियम का भार होता है 40, 20 दूनी 40 होता है इसका। कार्बन का होता है 12 और इसका हो जाएगा 16 तिया कितना होगा? 48। आप इसको सॉल्व कर लोगे 52, ये हो गया 50 + 60 60 40 100, ये आपको मिल रहा है 100। ठीक, इसका मान कितना मिल रहा है? इसका भार मिल रहा है 100 और इसका भार कितना मिलेगा? तो ये 40 और 16 इज इक्वल टू 56। इसका 1 मोल बन रहा है 56, इसका 1 मोल बन रहा है 100। ठीक, तो 100 से अपने को कितना मिलेगा? 100 से 56 मिल रहा है, दिख रहा है ना? 100 से अपने को कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। तो 190 से कितना मिलेगा? तो आप इसको क्या करोगे? 56 डिवाइड बाई 100 इंटू 190, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो जो वैल्यू आ रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए वैल्यू हो जाएगा, इतना भार अपने को मिलेगा। तो द्रव्यमान पर इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर इसी को अगर आयतन के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर आयतन लिखा रहेगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी आयतन आपको पूछा जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन होता है। दूसरा, यहाँ पर एक तरफ आपको द्रव्यमान देगा और दूसरी तरफ हो सकता है आयतन के बारे में पूछे, या तो रिएक्टेंट में आयतन दिया हो और आपको प्रोडक्ट में द्रव्यमान के बारे में पूछे। तो ये अल्टरनेट इसी प्रकार से घुमाकर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो मैं दूसरा लेता हूँ, एक बार मैं आयतन के बारे में एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आयतन और द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सब पूरा मोल पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। मोल को आप अच्छा से समझ रहे हो तो ये सब निकालने में कहीं भी कोई चूक नहीं होगा। मोल होता क्या है ये अच्छा से आपको जानना है।
बस इसी को समझो आप। अगला मैं लेता हूँ वॉल्यूम आयतन और आयतन संबंधी क्वेश्चन। वॉल्यूम और वॉल्यूम के बेस पर दिया है, जैसे कि 200 ml एसिटिलीन को पूर्ण रूप से दहन किए, 200 ml एसिटिलीन को पूर्ण रूप से दहन किए, इसका कंबस्शन करते हैं, दहन करते हैं, तो एनटीपी पर O2 पर कितना आयतन प्राप्त होगा। मतलब आयतन चाहिए दहन के लिए, एनटीपी पर O2 का कितना आयतन चाहिए। दहन करना है, दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अभी कुछ देर पहले ही बात किए थे। एसिटिलीन को जलाना है आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो आप रख सकते हो C2H2। इसको आप जलाते हो तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इधर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक, इधर से अपने को कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यही के यही क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटिलीन को जलाना है, पूर्ण रूप से जलाना है, ऑक्सीजन का कितना आयतन चाहिए, ये पूछा गया है। तो यही के यही क्वेश्चन है, यहीं पर देखना है अपने को। तो इसको अगर रिएक्शन को अगर बैलेंस करके देखते हो तो रिएक्शन को बैलेंस करने पर क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, एसिटिलीन चलो ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने पर ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, 2 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2, फिर ऑक्सीजन की संख्या 2 और 1 3। यहाँ पर फिर से कुछ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 2 करता हूँ, ये हो जाएगा 4। सॉरी, यहाँ पर 4 क्यों कर रहा हूँ, हाँ 2 में 4 हो गया, 4 कार्बन हो गया, 2 2 4, 4 ये हो गया, 4 हो गया, 8 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस प्रकार से जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आप एक अनुमान लगाते जाते हो और एक जगह रखते हुए चलते हो, जो सबसे कम संख्या है उसको हम पहले बैलेंस करके देखते हैं, तो ये जल्दी से मिल जाता है अपने को। रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। यहाँ पर बोला गया है 200 ml एसिटिलीन को के दहन के लिए O2 को कितना आयतन चाहिए। यहाँ पर आप देखो तो 2 मोल के दहन के लिए आपको 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। 1 मोल को दहन करना है तो क्या कितना चाहिए, 2.5 ml। ठीक, 2 मोल को दहन करना है तो 5 मोल। 200 ml कितना आपका कितना बनाएगा, यहाँ पर ये देखते हैं। तो 2 मोल के लिए 5 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना, यहाँ पर बस ये देखो, फिर सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। 2 मोल के लिए 5, तो 1 मोल के लिए यहाँ पर आप करोगे तो ये मिल जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5। 5 34 कुछ गलत हो गया, क्या कर दिया, दूसरा लिख दिया इसको। ये हो जाएगा 2 मोल के लिए 5, तो 1 मोल के लिए 5 बटे 2, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा 1 मोल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर एक रेशियो देखिए, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर इसका 1 है, तो इसका कितना है, 2.5 है। आप रेशियो को देखकर भी बना सकते हो। ठीक, तो उस आधार पर देखोगे तो 200 के लिए कितना हो सकता है, 1 के लिए 2.5, 2 के लिए 5, तो वैसा ही यहाँ पर ले सकते हो। 100 के लिए अगर मैं 2.5 लेता हूँ तो 200 के लिए कितना होगा, 500 ml। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर आयतन के बारे में बात हो रही है। एक अगर मैं इसको ml लेता हूँ तो यहाँ पर अपने को 2.5 ml चाहिए। रेशियो देख रहे हैं, दोनों गैसीय अवस्था में है। एनटीपी पर बात हो रही है, पूरा का पूरा ये सिस्टम पूरा एनटीपी पर है। 1 ml मैं इसका अगर ले रहा हूँ, रेशियो के हिसाब से देखते हैं, 1 ml अगर इसका लेता हूँ तो 2.5 ml इसका लगेगा। अगर 100 ml लेते हैं, 100 ml लेते हैं तो 250 ml लगेगा। उसी प्रकार से अगर 200 ml लेते हैं तो 500 ml लगेगा। आपका क्वेश्चन था 200 पर, सीधा सीधा आप इसको रेशियो पर लेकर बना लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट से भी इसको बनाया जा सकता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा।
मेरा उद्देश्य ये है यहाँ पर कि आपको ये मोल वाला प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर ये समझ में आता है मोल तो आप इसको इजीली इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं इसको आपको होमवर्क में डाल दूंगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा। अगला जैसे कि देखते हैं मास और वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज आप इसको ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया था, उसमें लिखा हुआ है और उसको इसीलिए मैं दिया था आपको। देखिए 18 ml H2O लेता हूं मैं और 1 मोल H2O लिया, या फिर 18 ml NTP पर H2O लिया। तीनों में से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की संख्या किसमें ज्यादा होगी, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। मैं इसको ऐड करके बता रहा हूँ, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 18 ml H2O लेता, यहाँ पर NTP का कंडीशन नहीं लिखा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? और 18 ml NTP पर लिखा है H2O, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? NTP वैल्यू पर, NTP पर अपने को पता है 1 मोल बराबर कितना होता है प्रतीक जी? ये हो गया 22.4 लीटर। NTP पर 1 मोल बराबर होता है 22.4। यहाँ पर क्या दिया है? कंडीशन नहीं दिया है, मतलब ये NTP की कंडीशन में नहीं है, ये वाला NTP की कंडीशन में है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 22.4 लीटर मतलब क्या हो गया? 1 मोल इज इक्वल टू 22,400 ml। जब यहाँ पर क्या कितना दिया है? 18 ml बस दिया है। 1 मोल बराबर होता है 22,400 ml, जिसमें से सिर्फ 18 ml लिया गया है। ये 1 मोल लिया गया है और ये 18 ml है विदाउट कंडीशन। मतलब ये क्या है? आपको 18 ml दिया है तो 18 ml है वहां पर, जिसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है। अब हम क्या करेंगे? मास निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे? मास बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये NTP पर नहीं है, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी गुणित वॉल्यूम। H2O का डेंसिटी कितना होता है? 1 होता है, और वॉल्यूम इसका दिया गया है 18 ml, तो ये हो गया 18 ग्राम। ठीक, ये 18 ml विदाउट कंडीशन दिया है, मतलब कितना दिया है आपको? 18 ग्राम दिया है। यहाँ पर 1 मोल, अब दोनों सेम हो गया। 18 ग्राम मतलब 1 मोल हो गया H2O का, ये आपका बहुत कम आएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर NTP पर दिया है 18 ml, तो आप यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे और ये हो जाएगा 18/22,400। ये इसका मोल नंबर हो जाएगा। इसमें मोल नंबर ये आ रहा है 18 ग्राम मतलब 1 मोल। तो ऐसा कुछ छोटा छोटा पॉइंट रहता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। मोल पर कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना जरूरी है, तब तो आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। कहीं ना कहीं ये उलझाएगा, कुछ परसेंटेज देकर उलझाता है, तो कहीं पर जैसे कि अब अगला देखेंगे W और V के बीच में, तो आपको कैसे मिलेगा? अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें ले रहा हूँ वॉल्यूम और द्रव्यमान के आधार पर। ठीक, एक आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया रहेगा, वॉल्यूम पूछेगा, या तो वॉल्यूम देकर द्रव्यमान के बारे में पूछेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर से वहीं से समझने का कोशिश करते हैं इसको। इसमें बोला गया है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर NTP पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर NTP पर कितना CO2 गैस प्राप्त होगा? NTP पर CO2 गैस का आयतन कितना होगा? जो प्राप्त हो रहा है ना, प्राप्त हो रहा है वो CO2 गैस का आयतन कितना होगा? तो अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और आयतन पूछ रहा है। ठीक, तो एक ऐसा भी प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। हम फिर से वहीं पर आएंगे,
कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब कोई भी कार्बोनेट वाला यौगिक है, गर्म किए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, बाकी का जो बचता है वो आपका प्रोडक्ट रहता है। कुछ ऐसा देखते हैं इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन बैलेंस है, 1 मोल से 1 मोल, फिर वही कॉन्सेप्ट 1 मोल से 1 मोल। आपको दिया गया है 10 ग्राम, तो यहाँ पर कितना आयतन प्राप्त होगा, वॉल्यूम में आपको बताना है। ठीक है, 10 ग्राम आप जला रहे हो, तो 10 ग्राम कितना मोल के बराबर है, आप पहले ये कैलकुलेट करेंगे। अगर ये आपको मिल गया तो आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक, तो 10 ग्राम कितना मोल बना रहा है, अभी कुछ देर पहले देखे थे। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, अथवा सर कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कुछ देर अभी पहले कैलकुलेट किए थे, तो कैसे हैं सर? 100 100 इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आता है 100 ग्राम। आपको पूछा गया है 10 ग्राम के लिए, 100 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 10 ग्राम बराबर कितना मोल बता सकते हो? 10/100 इतना ही मोल है ना। मोल की संख्या, मोल का जो द्रव्यमान होगा उसको हम घटा देंगे। मोल की संख्या बराबर क्या लेते हैं, दिया गया भार बटे उसका फार्मूला भार। दिया गया भार आपका 10 है, उसका फार्मूला भार है 100, निकाल दिए तो आ गया 0.1। ये आपका कितना मोल मिल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, 0.1 मोल को आप यहाँ पर गर्म कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आते हैं एनटीपी पर बोला गया है, एनटीपी पर 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। अब 0.1 बराबर कितना होगा, तो एक डेसिमल हम आगे आ गए, यहाँ पर हो जाएगा 2 लीटर। क्लियर हो गया ये? तो बस आपको यहाँ पर मोल का कॉन्सेप्ट समझना है। मोल का कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं, यहाँ पर किसी भी टाइप से आकर क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाए, आप उसको हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको मोलर बेस से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो होमवर्क है उसको टेलीग्राम में ही सबमिट कीजिएगा। अगर टेलीग्राम में सबमिट करते हैं तो कहाँ पर गलती क्या हो रहा है उसको मैं आपको करेक्ट करके बता पाऊंगा। मोल पर बेस्ड और कोई यहाँ पर कोई कंफ्यूजन थोड़ी है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम फेस होता है आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, या तो फिर टेलीग्राम में, उसमें टीचमेंट में ही भेजना है। टेलीग्राम बोल दिया था, टीचमेंट में डालना है, टीचमेंट में ही आप पोस्ट कर दीजिएगा, वहां से मैं सॉल्व कर दूंगा। अब ये नॉन स्टैइकोमेट्रिक है, उस पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा नॉन स्टैइकोमेट्रिक पर। अब वहाँ अगर नॉन स्टैइकोमेट्रिक होगा तो फिर तो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा, परसेंट वाला कॉन्सेप्ट देखो उसको नॉन स्टैइकोमेट्रिक में चेंज करेगा और फिर आपको प्रॉब्लम पूछेगा, तो इसको ऐसा ही सॉल्व करना है। मोल का कॉन्सेप्ट बस समझ गए तो बहुत सारा प्रॉब्लम इस प्रकार से अगर दिया रहता है तो सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो अभी हाल में जो नीट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था। एक तरफ ग्राम दिया था और एक तरफ आयतन दिया था, और वैसा ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। उसमें एक चीज और उसमें लपेट दिया था, घसीट दिया था। यहाँ पर जैसे कि मैं ए और बी लिखता हूँ और इधर प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, यहाँ पर 3 लेता हूँ। अब इसका बोलता है कि ए का मान लेते हैं 50 ml लिए और इस बी का 100 ml ले लेते हैं, और कुछ यहाँ पर फिर परसेंटेज दे दिया, सॉरी ये आयतन हो गया, और डेंसिटी दे दिया, एक किसी का डेंसिटी दे दिया, और फिर बोलता है आप ये सब चीज को, इसको और डेंसिटी तीनों को मिला के ओवरऑल इसको आपको करेक्ट करना था। इसको करेक्ट करके आपको इधर द्रव्यमान के बारे में पूछा गया था। आयतन दिया है, इधर आपको द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है। तो ऐसा कुछ घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया था।
और वो सब कहाँ पर आता है, मोल के कॉन्सेप्ट पर आता है। अगर आप मोल के कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो प्रॉब्लम को इजीली आप हैंडल कर सकते हो। मैं पोस्ट कर दूंगा, आप ट्राई करिएगा उसको, देखते हैं आप कितने लोग बना पाते हो उसको। तो अब अगला लेते हैं, सांद्रता को व्यक्त करने के जो विभिन्न तरीके हैं उसके बारे में। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जितने भी डिफरेंट वे है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये आप सबको पता होगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, ये पूरा मोल बेस्ड है। अगर आप मोल को समझते हो तो आप सांद्रता को बता सकते हो। ठीक, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने भी तरीके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से आप देखे होंगे एक आप देखते हो द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत के आधार पर हम लेते हैं पहले, तो प्रतिशत के आधार पर आप दो प्रकार से देखते हो, एक द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा होता है आयतन के रूप में प्रतिशत। अगर आप मोल का कॉन्सेप्ट समझते हो तो इसको भी समझते हो। इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, आपको बाइनरी मिक्सचर दे सकता है, द्विअंगी विलयन या तो ट्राइनरी विलयन, त्रिअंगी विलयन, इस प्रकार से बहुत सारे दे सकते हैं। जनरली जो प्रॉब्लम रहता है वो बाइनरी मिक्सचर पर रहता है, जिसमें दो घटक लिया जाता है, एक सॉल्वेंट हो सकता है और एक दूसरा सॉल्यूट हो सकता है, विलेय और विलायक हो सकता है। इस प्रकार से द्विअंगी बना सकता है। दो प्रकार के सॉल्वेंट को मिक्स करके आपको द्विअंगी विलयन बना सकता है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आपको द्विअंगी विलयन दिया गया है जिसमें एक घटक ए है और दूसरा घटक बी है, ठीक, इस प्रकार से द्विअंगी विलयन ले लिया गया। अब इसमें कौन विलेय कौन विलायक वॉट एवर उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, द्विअंगी विलयन दिया है। और आपको बोला जाता है ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ए मतलब क्या हो गया, ए का भार हो गया बटे कुल भार गुणित द्रव। तो ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, किसका, ए का। कुल भार मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुल भार बराबर, अगर द्विअंगी है तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अगर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, इसमें दो विलेय और एक विलायक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको ओवरऑल कुल भार को नीचे लेना है और जैसा आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसको आपको ऊपर लेना है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम में कहीं भी आप भूलोगे नहीं। ठीक, इस प्रकार का प्रॉब्लम जब दिया जाता है, परसेंटेज बोला गया है, मतलब आपको सीधा इसको आधार लेना है 100 पर। 100 में जैसे कि अगर 35% बोल दिया गया, 35% बोला गया है द्रव्यमान के अनुसार, आप लिखा रहेगा क्वेश्चन में द्रव्यमान के अनुसार या द्रव्यमान के आधार पर 35% ये दिया गया है, किसी यौगिक का भार 35% है द्रव्यमान के अनुसार से। तो आप क्या बोलोगे, 100 यहाँ पर विलयन का आयतन है जिसमें 35 ग्राम जिसके बारे में बोला जा रहा है वो 25 है। अगर विलेय बोला गया है तो यहाँ पर 35 ग्राम विलेय है और इसमें 100 ग्राम विलयन है। ठीक, आपको इस प्रकार से इसको समझना है। अब इसी को क्या करता है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया, द्रव्यमान के अनुसार से आपको 35% बोला गया, तो 35 ग्राम 100 में है, 1000 में कितना होगा, तो 350 हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, 100 में 35 है तो 1000 में कितना हो जाएगा, 350 ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर आपको इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, आप इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हो। सेम आयतन के लिए भी बोल सकते हो। अगर इसको मैं द्विअंगी विलयन से बना हुआ मानता हूं और ए का प्रतिशत निकालता हूं आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर इसका प्रतिशत निकालता हूं, तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे कि मैं पहले किया था, VA प्लस VE इंटू 100। ठीक, अब जब ये क्वेश्चन देता है वहां पर साफ साफ लिखा रहेगा द्रव्यमान के आधार पर है कि आयतन के आधार पर है। अगर इसको हम आयतन के आधार पर, इसी को मैं 35% बोलता, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता, 100 ml में 35 ml उस विलेय की मात्रा है, या जिस घटक के बारे में बोला जा रहा है उस घटक की मात्रा है।
अब जो भी वाट एवर हो 250 में कितना होगा आप वो सब चीज कैलकुलेट करना सीख जाओगे फिर। अगर इसी को 250 में बोल दिया जाएगा तो आपका प्रॉब्लम यदि 250 ml पर दिया हुआ है 35% दिया हुआ है 100 में 35 है तो 250 में कितना, तो आप क्या करोगे 35/100 गुणित 250, तो ये आपका ओवरऑल मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये परसेंट के आधार पर ऐसा ही एक्सप्रेस किया जाता है और प्रॉब्लम को एक से फिर दूसरे में लिंक करके आपको प्रॉब्लम को जनरेट करता है किया जाता है। तो प्रतिशत के आधार पर हम ऐसे इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, जितना भी यहाँ पर लंबा चौड़ा हो सकता है मैं पूरा डिस्कस कर दिया। जो मेन प्रॉब्लम होता है आप मोलैरिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी ये सब के बारे में सुनेंगे। फॉर्मेलिटी तो ऐसे यूज नहीं करते हैं, मोलालिटी और मोलारिटी, और एक है नॉर्मेलिटी। इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। इस पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन बना देते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। मोल प्रभाव ये भी एक प्रकार का क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने का विधि होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर ये फिर से द्विअंगी विलयन हो या बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हो, कुछ भी हो, आपको एक घटक लेना है। यहाँ पर इसका जो परिभाषा क्या होता है, ये मोलों का प्रभाव होता है, मोलों का प्रभाव होता है। अर्थात जैसे कि यहाँ पर ए, बी और सी ये तीन घटक से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे, ए और बी, ए बी और सी तीन घटक से मिलकर बना हुआ है और बोला गया है ए का मोल प्रभाव क्या होगा, ए का मोल प्रभाव क्या होगा। मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए का मोल नंबर ऑफ मोल, ए के मोलों की संख्या, ए के मोल की संख्या बटे पूर्ण मोलों की संख्या। इस प्रकार से आपको लेना है, ए के मोल की संख्या लेना है बटे कुल मोलों की संख्या क्या होगी उसको लेना है। तो इस प्रकार से इसको निकालना होगा। अब मोल की संख्या बराबर अपने को पता है, शुरू में ही देख चुके हैं, फिर से मैं पहले ही बोला ये कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल। आप इसको समझते हो तो कॉन्सेंट्रेशन को समझते हो। ठीक, एक्सप्रेस करने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज करते हुए चलेंगे। मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार, क्वेश्चन में दिया गया भार बटे हम क्या लेते हैं उसका आणविक भार या सूत्र द्रव्यमान। मैं तो आणविक भार लेता हूँ, दिया गया भार को मैं मान लेता हूँ W और आणविक भार को मैं मान लेता हूँ N। तो ये मोल बराबर आप इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए के मोल की संख्या, तो ए के मोल की संख्या बराबर क्या होगा, ए के लिए लेंगे WA बटे MA, बी के लिए लूंगा तो WB MB, बस उसका छोटा सा रिप्रेजेंटेशन करते हुए चलते हैं। सी के लिए लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है, ए के मोलों की संख्या बराबर, तो हम लेंगे यहाँ पर WA बटे MA डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या, तो WA MA प्लस WB MB प्लस WC MC, इस प्रकार से लेना है आपको। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये इस प्रकार से अपने को मोलों की संख्या निकालना है। इसका संख्यात्मक आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करूंगा, आप इसको समझिए कि इस प्रकार से ऐसा कॉन्सेप्ट देखते हुए चलता हूँ, फिर संख्यात्मक प्रश्न कल देखेंगे। अभी यहाँ पर देखो बहुत, जैसे कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, यही पर क्वेश्चन पूछा था और इसको किस प्रकार से घुमाकर आपको पूछा गया था। मोस्टली बच्चे उसमें फेल हो गए थे, तो कैसे निकालना है। मैं वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया था द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन होगा मतलब ए और बी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो अब मैं किसी एक का ले लेता हूं, जैसे ए का ही लेता हूं। ए का मोल प्रभाव क्या होगा, ए का मोल प्रभाव क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होना है, तो हम लिखेंगे WA MA
डिवाइड बाई WA प्लस WB आप यही करोगे। ठीक, अब इसमें द्विअंगी विलयन है, मतलब एक विलेय है और एक विलायक है। और एक मैं सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन क्या दिया था, एक विलयन लिया गया है जो कुछ हुआ क्या, आवाज जा रही है, आवाज आ रही है। यस सर। तो A यहाँ पर विलेय है और B क्या है, विलायक है। बोला गया है कि यह विलयन अत्यधिक तनु है। ठीक, यह विलयन अत्यधिक तनु है, तो उस स्थिति में आपको अगर जो विलेय का द्रव्यमान है उसका मान क्या होगा, ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, विलयन आपका अत्यधिक तनु है, WA का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोल प्रभाज को हम x से डिनोट करते हैं, मोल प्रभाज को हम x से डिनोट करेंगे और जिस अंग के लिए बात करेंगे उसके लिए एक छोटा सा फिर सिंबल लगाएंगे, A है तो A, B है तो B। ठीक, तो मैं अब इसी प्रॉब्लम पर आता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ XA बराबर अपने को ये दिया हुआ है। अब कंडीशन दिया गया है विलयन तनु है, WA का मान क्या होगा। तनु विलयन और सांद्र विलयन किसको बोला जाता है, पहले ये देखते हैं जिससे ये क्लियर होगा। प्रतीक जी आपके हिसाब से क्या है, तनु विलयन किसको बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, आप किसको बोलोगे। की मात्रा कम हो, हाँ, विलय की मात्रा कम हो, किसके कंपेयर में, असल विलायक के कंपेयर। हाँ, विलायक के कंपैरिजन में विलय की मात्रा बहुत कम हो। ठीक, तो हम उसको तनु विलयन बोलेंगे और विलायक के कंपैरिजन में सॉल्यूट का मात्रा ठीक ठाक हो तो हम उसको कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.001 इंटू 5 और लिखता हूँ 0.001 प्लस 5। इसका वैल्यू क्या आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू देखते हैं कि यह वैल्यू चेंज होकर आपको ऐसा मिलेगा, जबकि यह वैल्यू आपको ऐसा मिलेगा, लगभग 5 ही है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं गुणा किया तो ये वैल्यू चेंज होकर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन अगर इसी को मैं प्लस करता हूँ तो वो अभी भी 5 के लगभग ही है, 5 के करीब में है। मतलब एक हम छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू है जिसको जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अगर इसी को मैं माइनस भी करता हूँ 5 में, आप इसको माइनस भी कर देते हो तो भी लगभग आपको 5 के करीब आंसर मिलेगा। आप मान सकते हो 5 ही प्राप्त होगा। तो एक बहुत छोटा वैल्यू लेते हैं जिसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान पर कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन यदि इसी को हम गुणा करते हैं या तो भाग कर देते हैं तो पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाता है। वैसा ही कुछ कहानी यहाँ पर भी है। आप देखोगे यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि अभी प्रतीक जी बोले कि विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है, तो हम उसको तनु विलयन बोलते हैं। जो आपको यहाँ पर बोला गया है विलयन तनु है, WA का मान क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया गया है। विलयन तनु है और द्विअंगी विलयन से बना हुआ है, तो एक विलायक है और एक विलेय है। यहाँ पर विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपैरिजन विलेय की, मतलब यहाँ पर विलेय की मात्रा बहुत कम है और वो कुछ ऐसा है, और मान लेते हैं ये विलायक है। हम यहाँ पर बात करते हैं 1000 पर, 1 लीटर लेते हैं तो 1000 ml हो गया, 1000 ग्राम लेते हैं तो वैसा ही कुछ चलता है यहाँ पर। तो 1000 में कुछ ये वाला पॉइंट है, तो आप देखो वहां पर उसको आप जोड़ो या घटाओ, उससे कोई वैल्यू में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है।
लेकिन अगर गुणा भाग वाला आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। अब बात यह आते हैं यहाँ पर, यदि देखो विलय की मात्रा बहुत कम है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी और बहुत कम आएगा। अगर विलय की मात्रा कम है तो उसका मोल फ्रैक्शन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं WA/A में, इसका वैल्यू और बहुत कम आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विलय है और यहाँ पर विलय है। अगर मैं ये दोनों के बारे में बात करता हूँ तो अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ये क्या है, विलय है ना, विलय का मोल प्रभाज है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी यहाँ के वैल्यू में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं अगर इसको हटा दूंगा तो पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब नेग्लेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ऊपर वाला को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो जब विलयन बहुत ही ज़्यादा तनु है तो इस विलयन को, ये जो फार्मूला अपने को मिला है, इस फार्मूला को मैं चेंज करूंगा तो XA इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, WA/MA डिवाइड बाई, मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया WB/MB। आप इसको अरेंज कर लेते हो, अरेंज करते हो तो कुछ ऐसा मिलेगा MB और WB। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। इसको बस अरेंज किए, कुछ ऐसा अपने को मिल गया। किसके बराबर है, XA के बराबर है। आपको पूछा गया है WA का मान क्या है। अब इसी को अरेंज कर लो, इन दोनों को देखो तो XA इंटू MA इंटू WB डिवाइड बाई MB बराबर WA। मैं इसी को अरेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, XA वही का वही है, ये नीचे वाला पोर्शन इधर गुणा होके आ गया और ये MB वही का वही है, नीचे हो गया, सॉरी WA वही पर, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये WA का वैल्यू हो गया। ये लास्ट टाइम कोई भी एक पेपर में पूछा हुआ है कि क्या होगा इसका वैल्यू, और बहुत वो यहाँ पर स्टूडेंट इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी किए कि ये कैसे आया। तो तनु विलयन दिया गया है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो और इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? इस पर और देखते हैं एक और पॉइंट। तो यहाँ पर जितना भी घटक होगा सभी का मोल प्रभाज के योग आपको एक मिलता है, ठीक। सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग, सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग आपको 1 मिलता है। अर्थात यदि मैं अगर द्विअंगी विलयन लेता तो XA प्लस XB बराबर 1 होता, या अगर त्रिअंगी विलयन होता तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 होगा। जितना भी वहां पर घटक रहेगा सभी घटक के मूल प्रभाज का योग आपको 1 मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। इसी प्रॉब्लम को फिर से कैसे चेंज कर देता है आप देखिएगा। अगर एक का आपको मूल प्रभाज दिया हुआ है, द्रव्यमान भार वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, आपको सिर्फ मोल प्रभाज के बारे में बात कर रहा है। एक का मोल प्रभाज दिया है तो दूसरे का मोल प्रभाज आप कैसे निकालोगे, या कहीं कहीं पर जैसे कि आपको यहाँ पर पुट करना पड़ गया, XA के बारे में कुछ भी नहीं है जानकारी आपको, लेकिन B के बारे में है जानकारी, तो इसी को मैं अगर द्विअंगी विलयन मानता हूँ तो XB बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, XA को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस XB। यहाँ से देखो XA को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस यहाँ पर आ गया XB। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर आपको XA के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है लेकिन B के बारे में है तो हम इसको अब देखो रिप्लेस करके क्या कर दिए, 1 माइनस XB और बाकी जैसा भी है MA इंटू WB डिवाइड बाई MB। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपका सोच यहाँ पर बढ़ाना है, आपको क्या पूछा जा रहा है वो देखना है। कोई सीमा नहीं होता आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। आपको फंडा पता है, फार्मूला पता है, तो आप ऐसे तैसे जोड़ ताड़ के इधर का उधर करके आपको आंसर बनाना आना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था लेवल तो आपका 11-12 का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सोच का लेवल आपका MSc लेवल तक जाना चाहिए।
मतलब जो आप मेच्योर जिस प्रकार से हो, आपका सोच उस प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन वैसा डिजाइन यहाँ पर होता है। आई होप ये सब क्लियरली समझ में आया होगा। ये मोल फ्रैक्शन के बारे में पूरा एक आउट व्यू है। अभी तक हम इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं देखे हैं, और जनरली इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर न्यूमेरिकल तो मिलेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है थियोरेटिकल यहाँ पर ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा मिलता है आपको। तो ये आई होप सब क्लियरली समझ में आया होगा। आज का क्लास मैं यहीं पर बंद करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हो सकता है कल का क्लास हो ना पाए, ड्यूटी है, बाहर से टीम आ रहा है कॉलेज में, तो आने में अगर लेट होगा तो कल का क्लास पोस्टपोन हो सकता है। अगर संभव हुआ तो मैं जरूर लूँगा क्लास को। फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर या तो फिर टीचमेंट पर ही पोस्ट कर दीजिएगा। होमवर्क मैं इस पर सेंड कर दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। Thank you, sir.